औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्ना शानिअका हुवल अब्तर। कल हमने इंटेलिजेंस की डिफिनीशन और इसके साथ कुछ थीरीज पढ़ी थी। इंटेलिजेंस बेसिकली है क्या, तो हमने इसकी एक सिंपल सी डिफिनीशन पढ़ी थी कि इंटेलिजेंस इज द एबिलिटी टू एडजस्ट वन सेल्फ इन ए न्यू एनवायरनमेंट। ठीक है, ये इंटेलिजेंट की डिफिनेशन थी। फिर उसके बाद हमने इसकी कुछ थीरीज पढ़ी थी, उसमें यूनिफैक्टर थीरी जो हमने कहा था कि इंटेलिजेंट जो है ये एक ही फैक्टर है जो कि कंट्रोल कर रहा है ओवरऑल एक्टिविटीज को। ठीक है, फिर उसके बाद हमने टू फैक्टर थीरी जो कि स्पीयरमैन ने दी है, उनको हमने पढ़ा कि एक जी फैक्टर है, एक एस फैक्टर है। जी फैक्टर जो है जनरल फैक्टर है जो कि इनबॉर्न है, जो कि नेचुरल है। ठीक है, और एस फैक्टर जो है जो हम इन्वायरमेंट से सीखते हैं और स्कूलिंग से सीखते हैं और सोशलाइजेशन से सीखते हैं, दिस समथिंग एस फैक्टर। ठीक है, फिर उसके बाद हमने थ्री फैक्टर थ्योरी जो है वो तो हमने नहीं पढ़ी थी, वो हम इंशाल्लाह आज पढ़ेंगे। स्टर्नबर्ग की थ्री फैक्टर थ्योरी, ट्रायर्किक थ्योरी, और फोर फैक्टर थ्योरी जिसको हम कहते हैं, तो हमने पढ़ी थी जिसको हम कहते हैं थोंडाइक की मल्टी फैक्टर थ्योरी। ठीक है, या फोर फैक्टर थ्योरी। उन्होंने जो फोर फैक्टर या फोर एट्रीब्यूट्स दिए थे, उसमें से एक जो थे वो एक जो था वो लेवल, सेकंड जो था वो एरिया, थर्ड जो था वो था एरिया, और थर्ड जो था मेरे ख्याल में कौन सा था थर्ड वाला? एक एरिया था, एक लेवल, और एक जो था वो अच्छा, फोर एट्रीब्यूट्स थे। उसको मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा, वो हमने पढ़े थे। और उसके बाद हमने थर्स्टन की ग्रुप थ्योरी जो थी, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, वो भी हमने पढ़ी थी। उसमें हमने पीएमए जो कि पर्सनल मेंटल एबिलिटीज थी 7, वो भी हमने पढ़े थे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो है ये हमने कवर की हुई है। आज इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे जो थीरीज ऑफ इंटेलिजेंस है, उसमें तीन थीरीज है स्पेसिफिकली। जो ट्रायर्किक थ्योरी है स्टर्नबर्ग ने दी है, और इसके साथ जो होवर्ड गार्डनर की जो मल्टीपल इंटेलिजेंस, जिसको हम जो है मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी भी कह सकते हैं, वो हम पढ़ेंगे। और इसके साथ साथ हम एक और मॉडल है जिसको हम CHC मॉडल कहते हैं। CHC मॉडल जो है बेसिकली इंटेलिजेंस में ये होता क्या है। ठीक है, तो इसको इंशाल्लाह हम आज कवर करेंगे। ठीक है, अच्छा, बेसिकली स्पेयरमैन ने जो थ्योरी दी, तो उन्होंने कहा था कि एक जी फैक्टर है और एक एस फैक्टर है, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल है आपकी इंटेलिजेंट शेप करने के लिए, आपकी इंटेलिजेंट बनाने के लिए। ठीक है, केटल जो है ये स्पेयरमैन का शागिर्द है। तो केटल ने कहा, रेमंड केटल इसका पूरा नाम है, रेमंड केटल कहता है कि ये तो ठीक है, लेकिन इसको आगे जो जी फैक्टर दिया था स्पेयरमैन ने, उनको केटल ने दो हिस्सों में डिवाइड किया। एक को इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड और दूसरे को उन्होंने फ्लूइड इंटेलिजेंस का नाम दिया। ठीक है, फिर उसके साथ हान जो है, हान और केरल, ये दोनों फिर केटल के शागिर्द थे, केटल के स्टूडेंट थे। तो इन्होंने अगेन इस पे काम किया और इसमें कुछ मॉडिफिकेशन की। तो इसीलिए इसको जो मॉडल है इसको हम कहते हैं CHC, सी पार केटल, रेमंड केटल, एच पार हॉर्न एंड सी पार कैरोल। ठीक है, तो ये केटल हॉर्न कैरोल मॉडल जो है स्पेसिफिकली बन गया। और ये अगर हम देखें तो ओवरऑल केटल की जो थ्योरी है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट है, कि इन्होंने जो क्रिस्टलाइज्ड और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट दिया है, कि क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस क्या होता है और फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या होता है, ये भी हम आगे इंशाल्लाह देखेंगे कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, वन ऑफ द बेस्ट साइकोमेट्रिक थीरीज। साइकोमेट्रिक थीरीज का मतलब ये है वो थीरी जो कि एक बेस प्रोवाइड करती है, मैट्रिक्स प्रोवाइड करती है। दिस इज समथिंग साइकोमेट्रिक थीरीज। फोकस ऑफ द थीरी इज ऑन कॉग्निटिव एबिलिटीज एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन दीज एबिलिटीज। ठीक है, दिस थ्योरी स्टीम्ड from the research of Spearman, who proposed that underlying all types of cognitive ability was a factor called general factor। कल हमने पढ़ा था कि स्पीयरमैन कहता है कि जो जी फैक्टर है ये इनबॉर्न है, ये नेचुरल है, और ये स्पेसिफिकली रिस्पॉन्सिबल है सारे एक्टिविटीज को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा, उसको थोड़ा इलाबोरेट किया, उसको थोड़ा एक्सप्लेन किया, और उसी जी फैक्टर को इन्होंने थोड़ा डिवाइड किया दो हिस्सों में, जिसको मैंने क्रिस्टलाइज्ड और फ्लूइड जो इंटेलिजेंस है उसका नाम इन्होंने दे दिया उसको। ठीक है, इन एडिशन टू जी देयर आर स्पेसिफिक फैक्टर कॉल्ड एस फैक्टर दैट रिफ्लेक्ट मोर यूनिक एबिलिटीज। ये भी हमने पढ़ा था कि जो एस फैक्टर होता है, ये भी स्पीयरमैन ने ही दिया था, कि जो एस फैक्टर है इसमें यूनिक एबिलिटीज होती है। वो लोग इसमें आते हैं
जो कि यूनिक चीज़ें सीखते हैं सोसाइटी के अंदर। वैसे भी जो जनरल फैक्टर है जो तो ऑलरेडी गॉड गिवन है, अल्लाह ताला हर एक को देता है, लेकिन एस फैक्टर में वही चीज़ें होती है जो कि स्पेसिफिक होती है, जो कि यूनिक होती है कुछ स्टूडेंट में, जो कि अक्सर जो गॉड गिफ्टेड स्टूडेंट होते हैं उसकी जो पिकिंग पावर होती है, उस वो जिस तरह रिकॉल करते हैं चीज़ों को, रिटेन करते हैं, वो जिस तरह उसका स्पीड होता है। हाँ, उसमें एक स्पीड भी था। मैंने पहले मुझे रिकॉल नहीं हो रहा था, उसी जो पोर एट्रीब्यूट्स दिए थे थॉर्नडाइक ने, उसमें एक स्पीड, एक एरिया, एक लेवल, और एक जो चीज़ थी वो मैं भूल गया, एक और भी थी, वो भी इंशाल्लाह मुझे याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है ये स्पेयरमैन ने इन्होंने कहा था कि जो इंस्पेक्टर है ये उन लोगों में होता है स्पेसिफिकली जो कि यूनिक होते हैं, यूनिक एबिलिटी वाले लोगों में होते हैं। दीज टू फैक्टर लेड टू द थ्योरी बीइंग नोन एज टू फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। ठीक है, तो इन्होंने टू फैक्टर थ्योरी की बात अगेन की है कि स्पेयरमैन की जो थ्योरी है वो टू फैक्टर थ्योरी थी। ठीक है, लेकिन केटल ने क्या किया, राय केटल और रेमंड केटल भी हम इसको कहते हैं, राय केटल स्टूडेंट ऑफ स्पेयरमैन फर्दर प्रपोज दैट द जनरल फैक्टर जी बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो इन्होंने जो जनरल फैक्टर था जो कि स्पेसिफिकली स्पेयरमैन ने कहा था कि ये गॉड गिवन है, ये नेचुरल है, इन्होंने फर्दर उसको डिवाइड किया टू मोर मोर एरियाज में। एक को फ्लूइड इंटेलिजेंस और दूसरे को इन्होंने क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस का नाम दिया, जिसको जी एफ फ्लूइड इंटेलिजेंस एंड जी सी क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। जी का मतलब ये है ग्रुप, ठीक है, और ऊपर जो जी है, जी एफ का मतलब है फ्लूइड इंटेलिजेंस और फ्लूइड ग्रुप। यहाँ पर ग्रुप, ग्रुप का मतलब है एक फैक्टर, मतलब एट्रीब्यूट्स जो होते हैं हम उसको ग्रुप करके शेप करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो जी फैक्टर होगा उसको हम फर्दर डिवाइड करेंगे दो में, एक फ्लूइड इंटेलिजेंस, एक क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। अच्छा, फ्लूइड इंटेलिजेंस वो है जो कि गॉड गिवन है। अगेन ये कहता है कि ये भी अल्लाह ताला कुछ सलाहियतें देता है इंसान को जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में वो मदद करते हैं। लेकिन जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होता है वो इंसान अपनी जो एनवायरनमेंट होता है, अपना जो स्कूल होता है, वो जो सोशलाइजेशन इसकी होती है, उसके जरिए उसकी क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है वो बनती है। ठीक है, तो हान एंड केरल स्टूडेंट ऑफ केटल, ये देखो ये इनके स्टूडेंट है, केटल के स्टूडेंट है, और केटल जो है ये स्पेयरमैन का स्टूडेंट है। तो इसीलिए हॉर्न एंड कैरोल स्टूडेंट ऑफ केटल मेड फर्दर मॉडिफिकेशंस एंड व्हाट वाज ओरिजिनली स्पीयरमैन थ्योरी बिकेम। अच्छा, आवाज मेरी पहुंच रही है? जी, आवाज पहुंच रही है मेरी सीमा साहिबा? जी सर, आवाज आ रही है ओके क्लियर। ओके ओके ओके, चलो स्टूडेंट, मेरे ख्याल में या तो नेट का कोई जी इशू सर, है। पता नहीं कहाँ है आज। जी सर। खैर है, कोई इशू नहीं है, ऐसे चीज जी कोई जी, इशू बस नहीं, आप ठीक है। कंटिन्यू रखें। ओके जी, हान एंड केरल जो है स्टूडेंट ऑफ केटल है, ठीक है, मेड फर्दर मॉडिफिकेशंस एंड व्हाट वाज ओरिजिनल स्पीयरमैन थ्योरी बिकेम द केटल हॉर्न कैरोल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। तो इन्होंने इनको क्या नाम दिया, केटल हॉर्न कैरोल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस का नाम दिया। ठीक है, अच्छा आगे देते देखते हैं। सो व्हाट डिड हॉर्न एंड कैरोल एड टू द थ्योरी, हॉर्न एंड कैरोल फर्दर डिफाइंड फ्लूइड एंड क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। इन्होंने फ्लूइड और क्रिस्टलाइन इंटेलिजेंस जो है इसको जो है जी फैक्टर को इसमें डिवाइड किया। दे क्रिएटेड थ्री लेवल्स ऑफ इंटेलिजेंस एंड द थ्योरी बिकेम नोन एज थ्री स्ट्रेटम मॉडल। इन्होंने फर्दर ये जो हॉर्न और कैरोल है, इन्होंने जो काम किया, ये देखो किटल ने क्या क्या काम किया, केटल ने जो काम किया वो ये किया कि क्रिस्टलाइज और फ्लूइड इंटेलिजेंस का कंसेप्ट दिया। फिर उसके बाद जो इसके दो जो शागिर्द थे, हॉर्न और कैरोल, इन्होंने अगेन उसको डिवाइड किया इंटेलिजेंस को तीन लेवल में, स्ट्रेटम वन, स्ट्रेटम टू एंड स्ट्रेटम थ्री में। और इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटम वन होगा उसमें क्या होगा, रिप्रेजेंट द जनरल फैक्टर एंड इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू इंटेलिजेंस। स्ट्रेटम वन जो होगा स्पेसिफिकली जनरल फैक्टर होगा, जिस तरह स्पीयरमैन ने कहा था, और जनरल फैक्टर वो होगा जो हर एक बंदे में होता है, हर एक इंसान में होता है। सेकंड लेवल जो है इसमें स्ट्रेटम टू है, वो क्या है, इसमें एट एबिलिटीज होती है, और एट एबिलिटीज में इन्होंने कुछ चीज़ें कही भी थी, लेकिन अगेन अभी इसमें भी कुछ मॉडिफिकेशन हो रही है, स्टिल कुछ चीज़ें इसमें और भी ऐड हो रही है, तो इसलिए इन्होंने कहा कि ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। और जो स्ट्रेटम थ्री है, इन्होंने यहाँ पर भी कहा कि इसमें ऑलमोस्ट 70 जो एक्चुअली जो पिक्चर्स है, एट्रीब्यूट्स है, करेक्टरिस्टिक्स है, अभी तक वो मालूम हो चुके हैं, और अभी भी
इस पे मतलब और भी मॉडिफिकेशन हो रही है, ठीक है। तो हमने सैंपल यहाँ तक याद रखना है कि जो कैरोल था और जो हान था, इन्होंने स्पेसिफिकली इंटेलिजेंस को तीन हिस्सों में डिवाइड किया था, स्ट्रेटम वन, स्ट्रेटम टू और स्ट्रेटम थ्री में। स्ट्रेटम वन जो था वो जनरल फैक्टर से रिलेटेड था। स्ट्रेटम टू जो था इसमें भी कुछ एट्रीब्यूट्स थे लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं है। कुछ 8 एबिलिटीज इन्होंने बताए हैं कि 8 एबिलिटीज थे उसमें। स्ट्रेटम थ्री में 70 एबिलिटीज है, जो कि अभी भी उसमें कुछ चीज़ें ऐड हो रही है, अभी तक कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो ये CH4। अच्छा, फ्लूइड इंटेलिजेंस क्या है और क्रिस्टलाइज्ड क्या है? रिफर टू अ रेंज ऑफ मेंटल एबिलिटीज सच एज मेमोरी, रीजनिंग, लॉजिक एंड रिकॉग्निशन। ये वही चीजें हैं जो कि हम सीखने से, जो कि हमारी इंटरेक्शन से, जो कि हमारी सोसाइटी से ही बनती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो इसमें वही चीजें आती है जिसमें रीजनिंग, लॉजिक और रिकॉग्निशन ज्यादातर आती है। रिलाइड ऑन टू सॉल्व नॉवल प्रॉब्लम्स, ठीक है। जो हम नए प्रॉब्लम्स, नॉवल प्रॉब्लम्स जो सॉल्व करने के लिए जो यूज होते हैं, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू क्रिस्टलाइज्ड फ्लूइड इंटेलिजेंस, ठीक है। लार्जली इनहेरिटेड, सो इंडिपेंडेंट ऑफ एजुकेशन, मतलब इसका एजुकेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ये इनहेरिटेंट है, ये गॉड गिवन है, ये विरासत में मिलता है, ठीक है। दिस लाइन विद एज, मतलब ये कि ये एज से, जितनी एज बढ़ती है तो इसकी जो क्वालिटी होती है वो थोड़ी कम होती जाती है, क्योंकि हमेशा इंसान की जब उम्र बढ़ती है तो उसका जो मेंटल लेवल है वो थोड़ा कम हो जाता है। तो ये कहता है कि जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है इसका उम्र के साथ ताल्लुक है। इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है तो मतलब इसका इंटरेक्शन और सोसाइटी के साथ ताल्लुक है ही नहीं फ्लूइड इंटेलिजेंस का। इसका जो ताल्लुक है वो नेचर के साथ है, बॉडी के साथ है, और जस्ट जो है स्पेसिफिकली नेचर के साथ है, ठीक है। दैट्स वाई उम्र जितना भी बढ़ता है तो ये मतलब वहां पर कम होता है ये फ्लूइड इंटेलिजेंस। क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस जो है रिपोर्ट टू द स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन एंड स्किल्स ऑब्टेन्ड थ्रू स्कूलिंग। देखो जो हम स्कूलिंग से हासिल करते हैं, रीडिंग लेवल, वोकेबलरी, नॉलेज ऑफ टाइम्स टेबल, ठीक है। जो कि टाइम टेबल वगैरह का जो नॉलेज होता है तो सारी चीज़ें हम वहाँ से ही लेते हैं, ठीक है, वहाँ से ही हम इसको एक्वायर करते हैं, ठीक है। अच्छा, लिंक टू फ्लूइड इंटेलिजेंस इज अ पर्सन विद अ हाई लेवल ऑफ फ्लूइड इंटेलिजेंस विल फाइंड इट इजियर टू लर्न। मतलब जितना जो क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस होगा ये ज्यादा होगा, या जितना फ्लूइड इंटेलिजेंस ज्यादा होगा तो क्या होगा, बंदा आसानी से लर्न कर सकेगा। उसकी जो इंटेलिजेंस होगी उसे, क्योंकि रीजनिंग, मेमोरी और वो चीजें जो थी वो फ्लूइड इंटेलिजेंस से रिलेटेड थी, ठीक है। इंक्रीजेस अक्रॉस द लाइफ स्पेन, ये देखो वो लाइफ स्पेन से डिक्रीज हो रही थी, ये लाइफ स्पेन से इंक्रीज हो रही है, क्योंकि इंसान की उम्र जितनी बढ़ती है तो उसकी जो एक्सपीरियंस और उसका जो नॉलेज है वो उसके साथ साथ बढ़ता है। दैट्स वाई ये जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है ये भी उसके साथ ही बढ़ता है। दैट्स वाई कहता है कि जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस होगा वो यहाँ पर क्या करेगा, वो बढ़ेगा, कम नहीं होगा। और जो फ्लूइड इंटेलिजेंस है वो उम्र के साथ साथ कम होती है, और जो क्रिस्टलाइज्ड इंटेलिजेंस है वो उम्र के साथ साथ ज्यादा होती है, ठीक है। अच्छा, इवैल्यूएशन ऑफ CHC मोस्ट scientifically supported as the theory is based on lots of data. Some suggestion that stratum 2 should contain motor abilities as well। जिस तरह मैंने पहले भी आप लोग कहा था कि ये जो दो इन्होंने जो एच हॉर्न है और जो क्रोल है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने स्ट्रेटम वन, स्ट्रेटम टू और स्ट्रेटम थ्री का कंसेप्ट दिया, लेकिन इन्होंने कहा कि जो स्ट्रेटम वन है वो जनरल फैक्टर से रिलेटेड है, लेकिन जो स्ट्रेटम टू और स्ट्रेटम थ्री है ये अभी तक कंप्लीट नहीं है। दैट्स वाई यहाँ पर मोटर एबिलिटीज और भी चीजें इसमें ऐड हो रही है, ठीक है। स्ट्रेटम थर्ड, ये देखो, स्टिल बीइंग रिसर्च एंड अपडेटेड टुडे, सो एग्जैक्ट नंबर ऑफ एबिलिटीज इज अनडिफाइंड। इसमें अभी तक ये कहना मुमकिन मुश्किल मुश्किल है कि इसमें कितनी एबिलिटीज है। मतलब वहां पर तो 70 मेंशन थे, लेकिन ये अभी 70 से भी एक्सीड कर चुके हैं, ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, अभी जो है स्टर्नबर्ग ट्रायर्किक थ्योरी, जो कि इंटरव्यू में पूछा भी गया है किसी से कि व्हाट इज मीन बाय ट्रायर्किक थ्योरी, इसी ही हेडमास्टर इंटरव्यू में किसी से दो क्वेश्चन पूछे गए थे इंटेलिजेंस में। एक ये कि व्हाट इज इंटेलिजेंस, फिर क्वेश्चन ये पूछा गया था कि ट्रायर्किक थ्योरी किसने दी थी और इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो ट्राई कहते हैं तीन को, ठीक है, और तीन जो फैक्टर इन्वॉल्व होंगे
किसी भी इंटेलिजेंस को शेप करने के लिए उसको हम ट्रायआर्किक थ्योरी कहते हैं। ये किसने दिया? स्टर्नबर्ग। स्टर्नबर्ग जो है, स्टर्नबर्ग ने स्पेसिफिकली ट्रायआर्किक थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया है, और इन्होंने कहा था, ये देखो, इंटेलिजेंस जो है किसी भी इंसान का, वो तीन चीजों से बनता है, तीन फैक्टर से बनता है। एक है प्रैक्टिकल, एक है एनालिटिकल, और एक है क्रिएटिव। ठीक है। तो इन्होंने कहा था, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग डिफाइन इंटेलिजेंस एज योर स्किल्स इन अचीविंग वट एवर इट इज यू वांट टू अटेन इन योर लाइफ within your socio-cultural context by capitalizing on your strength and compensating for your weaknesses। इसका मतलब यही है कि इंसान की जो जहानत है, इंसान की जो इंटेलिजेंस है, वो सोशल कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ही बनाता है। ये किस तरह बनाता है? आगे लास्ट में चीजें आ रही है कि ये जो नेचर और नर्चर का कॉन्सेप्ट है इंटेलिजेंस के बारे में, ये क्या है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है उसमें, कि ये जो बहुत सी स्टडीज कंडक्ट की गई है कि इंटेलिजेंस जो है, आया ये नेचर से रिलेटेड है कि नर्चर से रिलेटेड है। ठीक है, लेकिन लास्ट जो कंक्लूजन है वो ये है कि ये बोथ है, ये नेचर भी है और ये नर्चर से भी रिलेटेड है। ठीक है, इसको हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। Sternberg focused on people's ability to achieve what they wanted in life and not how they went to school। मतलब स्टनबर्ग कहता है कि जो एबिलिटी और इंटेलिजेंस है, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू अचीवमेंट, दिस इज नॉट समथिंग रिलेटेड टू स्कूल। कि मतलब हम स्कूल में जाएंगे तो कुछ चीजें सीखेंगे। ये कहता है स्टनबर्ग कि नहीं, जो हमारा इंटेलिजेंस है, इसका मतलब है अचीवमेंट, जो हम अचीव करना चाहे। ठीक है। स्टनबर्ग डिवाइडेड इंटेलिजेंस इनटू थ्री कंपोनेंट्स and claimed that intelligence behavior occurred when these three components were in balance। ठीक है, इन्होंने शॉर्ट सी इसी थ्योरी का जो मेन आइडिया है वो ये है, बैलेंस इंटेलिजेंस इज इक्वल टू एनालिटिकल इंटेलिजेंस प्लस क्रिएटिव इंटेलिजेंस प्लस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ठीक है। तो आप लोगों ने अगर पूछा जाए कि स्टर्नबर्ग ने जो थ्योरी दी थी उसका क्या मतलब है, तो शॉर्ट जो इसका मेन स्टेटमेंट है वो ये है कि बैलेंस इंटेलिजेंस, जो मतलब बैलेंस इंटेलिजेंस है, इट्स इज इक्वल टू एनालिटिक, क्रिएटिव एंड प्रैक्टिकल। आगे हम इसको पढ़ते हैं, ये क्या है। अच्छा, ये देखो, सक्सेसफुल इंटेलिजेंस और बैलेंस इंटेलिजेंस भी हम इसको कहते हैं, ये इक्वल है प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस का, क्रिएटिविटी या क्रिएटिव इंटेलिजेंस का, एंड एनालिटिकल इंटेलिजेंस का। ठीक है। तो अगर हम देखें, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस जो है स्पेसिफिकली, ये जो थर्ड नंबर पे है, इसको हम कंटेक्सचुअल भी कहते हैं, कि इंसान किसी तरह अपने माहौल में एडजस्ट होता है और किसी तरह अपने माहौल को एक्वायर करता है, उसमें अपने आप को किस तरह सोशलाइज करता है, उसमें अपने आप को किस तरह फिट करता है। दिस समथिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। एक बंदा फॉर एग्जांपल न्यू बॉर्न बेबी है या किसी और कल्चर से आया है, तो वो क्या करेगा? पहले अपने किस इसी कल्चर में अपने आप को एडॉप्ट करेगा, उसमें अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करेगा। दिस इज समथिंग प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। क्रिएटिव या क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस वो है जो कि हम स्पेसिफिकली यूज करते हैं टू मेक नॉवल आइडेंटिटीज, कुछ नई चीजों को बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं। दिस इज क्रिएटिव और क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस, एबल टू प्रेजेंट न्यू आइडियाज एंड फॉलो देम थॉरो। ठीक है, आर थ्रो, सॉरी। तो ये वही इंटेलिजेंस है जो कि हम क्रिएटिविटी के लिए या नए आइडियाज और नई चीजों को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जो हम यूज करते हैं, दिस इज रिलेटेड टू दैट वन। एनालिटिकल इंटेलिजेंस क्या है? इसको हम बिकमिंग अवेयर ऑफ एंड एनालाइजिंग इंफॉर्मेशन, एनालाइजिंग हम इसमें करते हैं। एनालिटिकल में इसमें प्रास मतलब प्लस पॉइंट्स एंड कॉन्स जो कि नेगेटिव पॉइंट्स होते हैं, दोनों को हम देखते हैं और एक कंक्लूजन इससे निकालते हैं। दिस इज समथिंग रिलेटेड टू एनालिटिकल इंटेलिजेंस, इसकी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, फिर उस पर अपना व्यू देते हैं। दिस इज एनालिटिकल इंटेलिजेंस। तो इन्होंने कहा था कि जो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस है, द एबिलिटी टू अचीव सक्सेस इन लाइफ एज डिफाइंड बाय अ पर्सन ओन स्टैंडर्ड्स विद इन देयर ओन सोशल कॉन्टेक्स्ट। ठीक है। तो स्पेसिफिकली इसका जो मेन स्टेटमेंट है वो यही है कि सक्सेसफुल इंटेलिजेंस इज इक्वल टू एनालिटिकल इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी इंटेलिजेंस प्लस प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। ये तीनों अगर बैलेंस हो तो इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस है वो कामयाब है। अगर बंदा, ये देखो, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं है, एक बंदा अपने आप को एडजस्ट ही नहीं कर रहा, तो किस तरह क्रिएटिविटी और एनालिटिकल चीजें आएगी? अगर एक फॉर एग्जांपल एक बंदा जो है वो तो है, एडजस्ट है, लेकिन उसमें क्रिएटिविटी नहीं है,
तो जाहिर बात है फिर ये दो भी जो इतने काम के नहीं है, तो ये कहता है कि तीनों अगर बैलेंस हो तो सक्सेसफुल इंटेलिजेंस होगी। ठीक है। अच्छा, स्टर्नबर्ग की थ्योरी की थोड़ी इवैल्यूएशन है। डज नॉट लिमिट इंटेलिजेंस टू जस्ट कॉग्निटिव स्किल्स बट एम्पिरिकल एविडेंस फॉर द थ्योरी इज लाइकिंग। ठीक है। इन्होंने इंटेलिजेंस को कॉग्निटिव स्किल के साथ जस्ट मतलब रिलेट नहीं किया, क्योंकि वहां पर जो स्किल है आप लोगों ने देख लिया, एक तो कॉग्निटिव स्किल नहीं है, एक तो प्रैक्टिकल मतलब कॉन्टेक्चुअल से रिलेटेड है, दोनों दूसरा जो है क्रिएटिविटी से रिलेटेड है, थर्ड जो है वो एनालिटिकल से रिलेटेड है। तो इन्होंने इसको ब्रॉड किया, लेकिन फिर कहता है कि बट एम्पिरिकल एविडेंस फॉर द थ्योरी इज लैकिंग। लेकिन एम्पिरिकल डेटा या जो हम एक्सपेरिमेंट के जरिए चीजें हासिल करते हैं, जो एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो यहाँ पर थोड़ा एब्सेंट है। ठीक है। अच्छा, गार्डनर की थ्योरी कल हम पढ़ रहे थे कि हमारी जो क्लास थी वो खत्म हो गई। गार्डनर ने कहा था कि स्पेसिफिकली 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है जो कि किसी बंदे के अंदर बाय नेचर आती है। ठीक है। बाय नेचर इंसान के अंदर 7 टाइप ऑफ जो है इंटेलिजेंस वो पैदा होता है, एबिलिटीज पैदा होती है। ठीक है। बाद में दो और भी ऐड किए गए हैं जिसको 9 कहते हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली गार्डनर ने कहा था उन्होंने 7 ही दिए थे। ठीक है। बिलीव दैट पीपल यूज डिफरेंट मेंटल लैंग्वेजेस फॉर देयर थिंकिंग। मतलब डिफरेंट लैंग्वेज फॉर देयर थिंकिंग जो है मेंटल लैंग्वेजेस जिसको हम कहते हैं, इंसान के दिमाग के अंदर जो जुबानें होती है उसको यहाँ पर इन्होंने यूज किया है कि थिंकिंग के लिए डिफरेंट जो है लैंग्वेजेस, मेंटल लैंग्वेजेस यूज करता है इंसान। propose that people have different intelligences, further propose that every person has all types of intelligence but to varying degree। ये देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला पैराग्राफ, के इंसान के अंदर फर्दर प्रपोज दैट एवरी पर्सन हैज ऑल टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। हर एक इंसान के जहन के अंदर ये सारे इंटेलिजेंस जो है ये होती है, बट टू वेरिंग डिग्रीज, लेकिन वो वेरी करती है। एवरीवन हैज देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। मतलब ये कि फॉर एग्जांपल एक इंसान में एक टाइप की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा है, लेकिन दूसरी टाइप ऑफ एबिलिटी उसमें मौजूद है लेकिन वो बहुत ज़्यादा कम है। तो ये कहता है कि जो इंटेलिजेंस है ये सारे एक बंदे के अंदर मौजूद होती है, लेकिन कुछ की जो क्वांटिटी है वो ज़्यादा होती है और कुछ की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी कम होती है। ठीक है। गार्डनर आइडेंटिफाइड द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंसेस यूजिंग सर्टन क्राइटेरिया। ठीक है। इन्होंने कुछ क्राइटेरिया यूज किए थे, ये देखो कौन से क्राइटेरिया थे। द फर्स्ट वन, द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सेप्शनल इंडिविजुअल्स। इन्होंने ये कहा था कि अगर फॉर एग्जांपल ये जो स्पीयरमैन कहता है, ये जो और थ्योरिस्ट कहते हैं कि ये एक ही वेक्टर है या जी वेक्टर या एस वेक्टर है, तो फिर इंसान दूसरे इंसान से मुख्तलिफ क्यों है, नंबर वन। या इंसानों में कुछ ऐसे इंसान जो है वो एक्सेप्शनल है, या तो बहुत ज़्यादा लायक है, या तो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, या तो बहुत ज़्यादा जो है मुख्तलिफ है। तो ये एक्सेप्शनल केसेस क्यों है। क्राइटेरिया नंबर 2 इन्होंने रखा, पीपल आपन में एक्सपीरियंस डिसेबिलिटी एंड वन इंटेलिजेंस बट एक्सेल इन अनदर एरिया। अक्सर लोग जो है उसका एक एरिया स्ट्रांग होता है लेकिन दूसरा एरिया जो उसका होता है वो बिल्कुल ही कमज़ोर होता है। तो फिर ये क्यों है, जो वहां पर कह रहा है कि वन पेक्टर है, तो फिर यहाँ पर कौन से पेक्टर है, ये अगेन क्रिटिसाइज कर रहा है। क्राइटेरिया नंबर 3, डिफरेंट स्किल आर एबिलिटीज इंटेलिजेंस डेवलप एट डिफरेंट टाइम। तो ये देखो फॉर एग्जांपल छोटा बच्चा होता है तो होना तो ये चाहिए था कि उसमें एक ही पेक्टर होता और सारी चीजें करता। तो क्यों, ये तो सोसाइटी है। यहाँ पर ये कह रहा है कि ये तो सोसाइटी है जो को उनको सिखा रही होती है और डिफरेंट टाइम्स में मुख्तलिफ स्किल आ जाते हैं किसी पर्सनालिटी के अंदर। तो फिर ये क्यों आते हैं। क्राइटेरिया नंबर 4, एक्सपेरिमेंटल सपोर्ट। इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट भी किए थे, आगे वो एक्सपेरिमेंट आ रही है, इन्होंने भी किए थे, साइकोलॉजिस्ट और ने भी किए हैं, उसको भी हम इंशाल्लाह डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है। फ्रॉम दिस क्राइटेरिया गार्डनर हैज आइडेंटिफाइड 9 इंटेलिजेंसेस, लेकिन स्पेसिफिकली जो इन्होंने फोकस किया था वो 7 पे किया था। कुछ कहते हैं कि नहीं ये 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस पे इन्होंने फोकस किया था, लेकिन उन्होंने जहाँ तक मैंने पढ़ा है तो जो 7 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है उस पर इन्होंने बहुत ज़्यादा फोकस किया था। ये देखो गार्नर 9 इंटेलिजेंसेस जो है, अगर हम स्टार्ट कर लें फ्रॉम टॉप, तो यहाँ पर अगर देखें तो एंटर पर्सनल है। एंटर पर्सनल का मतलब ये है कि इंसान किस तरह अपने माहौल के अंदर रिलेशनशिप बनाता है,
ये देखो काउंसलर, काउंसलर क्या करता है, रिलेशनशिप ही बनाता है। पॉलिटिशियन भी रिलेशनशिप ही बनाता है। सेल्स पर्सन भी रिलेशनशिप ही बनाता है, ठीक है। तो ये इंटरपर्सनल स्किल जो है, ये स्पेसिफिकली मेंसबर्ग ने जो कहा था, जो मैनेजर के स्किल्स थे उसमें भी ये था। इंटरपर्सनल स्किल में हमारे पास रिलेशनशिप ज्यादातर ली आइजोन जिसको हम कहते हैं, वो तो ऑर्गेनाइजेशन के टर्म में हम यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर रिलेशनशिप ही यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर इंट्रापर्सनल, इंसान के अंदर खुद। तो यहाँ पर ये देखो नॉवेलिस्ट है, ठीक है, या जो है हमारे पास रिसर्चर है, जो कि खुद ही क्या करते हैं, अपने अंदर चीज़ों को इवालुएट करते हैं, नॉबिलिटी लाती है, ठीक है। फिर हमने काइनेस्थेटिक भी कल हमने पढ़ा था। वो लोग जो कि फिजिकली थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, फिजिकली फिट होते हैं, और फिजिकली जो एक्टिविटीज करते हैं, दे आर रिलेटेड टू काइनेस्थेटिक, को काइनेस्थेटिक होते हैं। म्यूजिकल भी होते हैं, देखो देखो राइथमेटिक। तो गार्डनर ने ये भी कहा था कि ये जो म्यूजिकल इंटेलिजेंस होती है, ये उन बच्चों में ज्यादा होती है जो कि ज्यादा राइम्स और पोइम्स वगैरह जो है ये तैयार कर सकते हैं, उसको गा सकते हैं। जिस तरह अक्सर बच्चे होते हैं उनकी आवाज़ बहुत अच्छी होती है, और जो बहुत अच्छे तरीके से जो राइम्स, राइम्स क्या होता है, ये वही पोइम्स होते हैं जो स्टूडेंट खुद लिखते हैं, उसको हम राइम्स कहते हैं, ठीक है। अच्छा, वर्बल लिंग्विस्टिक्स, वर्बल लिंग्विस्टिक एंड लॉजिकल मैथमेटिकल। गार्डनर ने कहा था कि ये जो दो एबिलिटीज है, ये जो दो स्किल्स है, जो ये जो दो इंटेलिजेंसेस है, ये स्पेसिफिकली स्कूल के अंदर ही यूज होती है, जिसको हम वर्बल लिंग्विस्टिक कहते हैं, और जिसको हम लॉजिकल मैथमेटिकल कहते हैं। और जाहिर बात है ये दोनों स्कूल में इसलिए यूज होती है कि लॉजिक मैथमेटिक्स ये चीज़ें भी यूज होती है, और वर्बल लिंग्विस्टिक जो है ये चीज़ें भी ज़्यादातर स्कूलों में ही यूज होते हैं, ठीक है। अच्छा, नेचुरलिस्टिक देखो, नेचुरलिस्टिक क्या है, एनवायरमेंटलिज्म एंड फार्मर एंड बोटनिस्ट, ये लोग जो होंगे, इसके जो इंटेलिजेंस है वो यहाँ पर है, ठीक है। विजुअल एंड स्पेशल, कल मैंने आप लोग कहा था, विजुअल में कौन लोग आते हैं, आर्टिस्ट टाइप आप लोग आते हैं, जो कि मतलब स्पेस को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को अरेंज कर सकते हैं। जिस तरह मैंने आप लोगों को कहा था कि जिस तरह हम एक सूटकेस में चीज़ों को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं स्पेसेस में, कि यहाँ पर मैंने ये चीज़ रखनी है, यहाँ पर ये चीज़ रखनी है। तो दिस इज स्पेशल इंटेलिजेंस। या मैंने आप लोगों को दूसरा एग्जांपल दिया, जिस तरह ये औरतें अक्सर बालों में पूनी लगाती है, या जिस तरह क्लिप्स लगाते हैं मुख्तलिफ जगहों पे उसको डिज़ाइन करके। तो सारी चीज़ें ये विजुअल और स्पेशल जो इंटेलिजेंस है उसमें आते हैं, ठीक है। अच्छा, एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो है, ये तो फिलोसफर और थ्योरिस्ट है, जो कि वो लोग होते हैं जो कि बिल्कुल ही टॉप पे चले जाते हैं, जिसको कालराजर ने क्या कहा है, कालराज सॉरी अब्राहम मेजो ने इसको सेल्फ एक्चुअलाइज्ड बंदा कहा है, सेल्फ एक्चुअलाइज्ड ह्यूमन कहा है, ठीक है। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट में वही बंदे ज्यादातर आते हैं, ठीक है। तो ये सारे जितने भी ये हमने कल पढ़े भी थे पीएमए में, पीएमए में मैंने आप लोग कहा था पर्सनल मेंटल एबिलिटीज, जो कि 7 थी, और यहाँ पर हमने 8 है कि 9 जो है वो डिस्कस किए थे। उसमें भी ये चीज़ें मैंने आप लोग को एक्सप्लेन की थी, ठीक है। लेकिन उसमें कुछ चीज़ें ज़्यादा थी, डिडक्टिव और इंडक्टिव थी उसमें, और इसी तरह की चीज़ें भी थी उसमें, लेकिन ऐसे सच इसमें कोई कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अच्छा, गार्डनर के अप्रोच को यहाँ पर इवॉल्वेट किया गया है। स्ट्रेस दैट इंटेलिजेंस वाज नॉट जस्ट अ सिंगल फैक्टर। इन्होंने क्रिटिसाइज भी स्पीयरमैन और दूसरे थियरीज को इसलिए किया है कि इंटेलिजेंस जो है वो एक फैक्टर नहीं है। पीपल हैव डिफरेंट इंटेलिजेंसेस, दिस अपील टू मेनी who feel that an IQ score or the idea of general intelligence G is too narrow। इन्होंने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि ये जो IQ का स्कोर इतना आएगा तो इस तरह होगा। जिस तरह हम कहते हैं कि IQ का स्कोर फॉर एग्जांपल 140 प्लस आता है तो वो स्टूडेंट जो होते हैं वो गॉड गिफ्टेड होते हैं, 110 to 90 जो आते हैं वो एवरेज होते हैं, बिलो 70 जो आते हैं वो डल स्टूडेंट या बिल्कुल नालायक स्टूडेंट होते हैं। तो इन्होंने बिल्कुल ही जो इंटेलिजेंस है, इसका इसका जो कॉन्सेप्ट है ये बिल्कुल ही नैरो किया हुआ है। जस्ट इन्होंने मतलब चीज़ें रिकॉल करना, चीज़ों को याद करना, मेमोराइजेशन करना, लेकिन ये इंटेलिजेंस नहीं है। कल भी मैंने आप लोगों को कहा था कि इंटेलिजेंस स्टार्ट में जब आया तो इनको लिंक किया गया फिजिकल फिटनेस के साथ, PQ का कॉन्सेप्ट आया, फिजिकल कोशंट। फिर उसको IQ का कॉन्सेप्ट जो है उसके बाद आया कि नहीं, PQ जरूरी नहीं है, IQ भी होना चाहिए। IQ में फिर उसके बाद EQ आया, इमोशनल इंटेलिजेंस और इमोशनल कोशंट। इसको हम आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे, इमोशनल क्वेश्चन को। फिर वही कॉन्सेप्ट आया।
फिर उसके बाद जो है सी क्यों आया, डी डी क्यों आया, डिजिटल क्वोशंट। ठीक है, तो बहुत से क्यों आए हैं टाइम टू टाइम, क्योंकि और यहाँ पर ये कह रहा है गार्डनर कि ये जो इन्होंने इंटेलिजेंस को बिल्कुल ही नैरो किया हुआ है, इंटेलिजेंस इतना नैरो नहीं है। देखो, research however does support the idea of a general intelligence spectrum. There is little evidence for Gardner theory. He suggested that different type of intelligence reside in different parts of the brain. ये देखो, इंसान के जहन के अंदर डिफरेंट इंटेलिजेंस डिफरेंट जगहों पे रहती है। टू डेट देयर इज नॉट एविडेंस ऑफ दिस। ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ पर इसकी कोई एविडेंस अभी तक नहीं मिली कि इंसान के ब्रेन के एक कोने में फॉर एग्जांपल सोशिएबिलिटी है, दूसरे कोने में स्पेशल जो इंटेलिजेंस है वो है, तीसरे कोने में इसकी जो इंटरपर्सनल स्किल्स है वो है, और कोने में जो है इसके इंट्रापर्सनल स्किल जो है वो है। ठीक है, करंटली देयर आर 9 इंटेलिजेंसेस बट ओरिजिनली ओनली 7 विल गार्डनर कीप एडिंग मोर। ठीक है, पहले भी मैंने आप लोग कहा था कि गार्डनर ने क्या कहा था कि 7 टाइप ऑफ जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हेन डज इट स्टॉप? सम हैव आर्ग्यूड दैट सम इंटेलिजेंसेस आर नॉट एक्चुअली इंटेलिजेंसेस एट ऑल बट जस्ट स्किल्स। कुछ लोग कहते हैं कि ये जो इंटेलिजेंसेस है ये इंटेलिजेंसेस नहीं है, ये स्किल्स है, और स्किल हम कहाँ से सीखते हैं? हम सोसाइटी से सीखते हैं। ठीक है, अच्छा, इमोशनल इंटेलिजेंस पे थोड़ा हम रोशनी डालते हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस जो है ये क्या है। ठीक है, डेवलप बाय पीटर सॉल्वे एंड जॉन मायर। ठीक है, ये पेपर में आया हुआ भी है कि इमोशनल इंटेलिजेंस EI, इसका कंसेप्ट किसने दिया है? तो ये दिया है पीटर सॉल्वे एंड जॉन मायर ने 1997 में। दे डिफाइंड इमोशनल इंटेलिजेंस एज द एबिलिटी to monitor one's own and other feeling and emotion, to discriminate among them, and to use this information to guide one's thinking and action. जॉन अच्छा, पीटर सॉल्वी और जॉन मेयर ने कहा था कि इमोशन क्या होता है। इमोशन जो होते हैं, इमोशन 4 चीज़ों पर मुश्तमिल होती है, आगे आ भी रही है। फर्स्ट, अपनी जो इमोशन है उसको, उसकी अवेयरनेस रखना, अवेयर ऑफ योर ओन इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ योर ओन इमोशन। फिर थर्ड जो है, अवेयरनेस ऑफ सोशल इमोशन एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल इमोशन। ठीक है, मतलब अपने जज्बात को जो है उसको स्टडी करना, और फिर अपने जज्बात को मैनेज करना कि कहाँ पर कौन सी चीजें मैंने जज्बात को किस तरह रखनी है। ठीक है, फिर सोसाइटी में सोसाइटी की जज्बात को, मतलब लोगों की जज्बात को, लोगों की जज्बों को अंडरस्टैंड करना, और फिर उसको मैनेज करना कि उसको सुनना है, उसको एब्जॉर्ब करना है। तो ये 4 जो चीजें आती है ये इमोशनल इंटेलिजेंस के अंदर आती है। इसीलिए पीटर साल्वे और जॉन मायर ने स्पेसिफिकली ये 4 चीजें जो थी वो दी है। ठीक है, और इन्होंने क्या कहा है? द एबिलिटी टू मॉनिटर वन ओन एंड अदर फीलिंग एंड इमोशन, टू डिस्क्रिमिनेट अमॉन्ग देम, एंड टू यूज दिस इंफॉर्मेशन टू गाइड वंस थिंकिंग एंड एक्शन। ठीक है, they linked success in life to the concept of emotional intelligence। ये देखो, इन्होंने कहा था कि अगर लाइफ में एक कामयाब बंदा आप बनना चाहते हो तो क्या इमोशनल जो इंटेलिजेंस है उसमें अगर आप कामयाब, उसमें आपकी जो फ्रीक्वेंसी है या नंबर है वो हाई है, तो देन यू विल बी इमोशनली साउंड, इंटेलिजेंस विल बी हाई। ठीक है, अच्छा, इन्होंने कुछ और भी बातें कही है, लेकिन थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं क्योंकि टाइम बहुत ही शॉर्ट है। इसको आज इंशाल्लाह हमने कंप्लीट करना है क्योंकि कल हमने फिर जाना है मोटिवेशन की तरफ, और मोटिवेशन की जितनी भी थीरीज है इंशाल्लाह हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे। इमोशनल इंटेलिजेंस जो है, द मोस्ट पॉपुलर मॉडल ऑफ EI, इमोशनल इंटेलिजेंस द एबिलिटी बेस्ड मॉडल। दिस मॉडल एम्फसाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ इमोशन। ये देखो, ये वही मॉडल है जो कह रहा है कि ये 4 चीजें देखो, सेल्फ परसेप्शन, थॉट फैसिलिटेशन, सोशल अंडरस्टैंडिंग एंड रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसको अगर हम देखें तो सेल्फ इमोशन, ठीक है, सेल्फ इमोशन परसेप्शन या सेल्फ इमोशन अवेयरनेस, फिर जो है हम कह सकते हैं कि सेल्फ इमोशन मैनेजमेंट, फिर सोशल इमोशन अवेयरनेस, फिर सोशल इमोशन मैनेजमेंट। ठीक है, तो यहाँ पर ये ठीक रहेगा किस तरह हम अपने जो जज्बात है उसको, उससे अवेयर होना, और फिर उसको मैनेज करना, और सोसाइटी के जज्बात से अवेयर होना और उसको मैनेज करना, ये सारी चीज़ें ये एक मॉडल में आती है। ठीक है, किस तरह हम इसको मैयर करते हैं? लेकर्ट स्केल के जरिए। लेकर्ट स्केल क्या होता है? जिसमें फॉर एग्जांपल एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, इसको हम समेटेड स्केल भी कहते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं स्पेसिफिकली, ये जो फीलिंग होती है, एटीट्यूड होती है, उसको हम मेजर करते हैं, और इसके जरिए ही
जो जज्बात होते हैं उसको हम मेजर करते हैं, ठीक है, लेकर स्केल के जरिए, ठीक है। अच्छा, इंटेलिजेंस जो है वो नेचर है कि नर्चर है, इस पे दो स्टडी कंडक्ट की गई है और फिर उसका कंपैरिजन किया गया। फर्स्ट जो स्टडी थी वो इसी तरह थी कि जो बच्चे होते हैं ट्विंस, ठीक है, तो ट्विंस की IQ लेवल जो है वो स्टडी की गई, ठीक है। एक को डाइजाइगोटिक और एक मानोजाइगोटिक, ठीक है, ये तो बायोलॉजिकल टर्म है। मानोजाइगोटिक वो होते हैं जो कि मेरे ख्याल में वन ओवरी एंड वन स्पर्म उसमें इन्वॉल्व होता है, जबकि डाइजाइगोटिक में टू ओवरी और टू स्पर्म जो है वो इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन दोनों होते हैं ट्विंस। तो अभी आप लोग के जहन में ये भी आएगा कि मानोजाइगोटिक फिर किस तरह हुआ। फॉर एग्जाम्पल, एक ओवरी में वन ओवरी प्लस वन स्पर्म है, ठीक है, तो किसी तरह ये ट्विंस हो सकता है, ये हो सकता है, ये मेडिकली भी प्रूव है, लेकिन रीजन जो है अभी तक पता नहीं, ये मैंने बहुत सर्च किया, लेकिन वो कहते हैं कि अभी तक इसकी कुछ मतलब एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं मिल सकी कि मानोजाइगोटिक किस तरह ट्विंस में चेंज होते हैं। डाइजाइगोटिक तो इजी है क्योंकि एक्सक्यूज टू। मी सर, जी जी जो जाइगोटिक लाइक मोनोजाइगोटिक है ना, और किस तरह से आइडेंटिकल ट्विंस आते हैं ना जी जी मेजोरिटी केसेस में, जी 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 तो ये जो है आफ्टर फर्टिलाइजेशन जैसे जाइगोट बन गया, जी जी उसके बाद माइटोसिस होता है, जी जी। तो हाँ, उससे आइडेंटिकल सेल सेपरेशन हो जाती है ना, तो दोनों फिर अलग अलग दो एम्ब्रियो बन जाते। अच्छा यानी अच्छा। कुछ कह रहे हैं, कुछ के ओके, व्यूज ये हैं, जैसे कि ठीक है एक ठीक है। जाइगोट बन गया फर्टिलाइजेशन से ना, तो अच्छा वो अच्छा। जाइगोट अब इमीडिएट डिवीजन करेगा, दो जी जी। जाइगोट में चेंज होगा माइटोसिस से, तो ओके ओके क्रोमोसोम ओके। नंबर तो सेम रहेगा, जी और जी। फिर वो जो है दो एम्ब्रियो डेवलप होंगे जो आइडेंटिकल ट्विंस के फॉर्म में आएंगे। ओके, अच्छा, ये मैं भी सोच रहा था क्योंकि डाइजाइगोटिक तो इजी है, क्योंकि जाहिर बात है। जी सर, डायजाइगोटिक में अगर टू एग्स और टू स्पर्म्स है तो वो तो बड़े इजी है ना, वो तो जी जी। मतलब वो तो एक नेचुरल वो है, समझ आ जाती है, लेकिन हाँ, ये जो नेचुरल फेनामिना आइडेंटिकल है। है, इसके पीछे जी, इसके पीछे ये लॉजिक है। ओके जी, वेल डन, बहुत ही अच्छा पॉइंट आपने शेयर किया, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक और डाइजाइगोटिक का इन्होंने स्टडी किया और फिर इसकी जो इंटेलिजेंस लेवल थी वो चेक की गई। तो जो मोनोजाइगोटिक थी उसकी IQ लेवल थोड़ी सेम थी, और डाइजाइगोटिक की जो इंटेलिजेंस लेवल थी वो थोड़ी डिफरेंट थी। तो इन्होंने कहा कि ये जेनेटिक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में एक और स्टडी कंडक्ट की गई, उसी में ये कहा गया कि एक अडॉप्टेड चिल्ड्रन थे और एक जो है नॉर्मल सिबलिंग थे। अडॉप्टेड चिल्ड्रन तो आप लोग जानते होंगे, अडॉप्टेड चिल्ड्रन वो होते हैं जो कि हम सोसाइटी जो है वो अडॉप्ट करती है। तो इनकी जब इंटेलिजेंस लेवल चेक की गई तो इनमें डिफरेंस था। तो इन्होंने कहा कि जिस तरह ट्विंस में चेंजेस इतने ज्यादा नहीं थे, वहां पर जेनेटिक जो है एक्वायरेशन थी, और यहाँ पर सोसाइटी के जरिए जो कि अडॉप्टेड चिल्ड्रन और जो नॉर्मल सिबलिंग है इसके दरमियान भी डिफरेंस थी। तो मीन के ये जो है इंटेलिजेंस, ये दोनों फैक्टर से इफेक्ट होता है। ये जो है स्पेसिफिकली नेचर से भी और ये नर्चर से भी। समझ लग गई? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? यस यस, जी जी। मुदस्सिर भाई आ रही है समझ। अच्छा, जस्ट स्लाइड भी शुक्र है ख़त्म हो गए, टाइम भी मेरे ख्याल में बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। तो नेचर और नर्चर दोनों जो है इन्वॉल्व है, जो ये हमारी इंटेलिजेंस है इसको बनाने में। जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी। ये मैम हादिया कल क्वेश्चन पूछ रही थी शायद टाइम मेंटल टाइम एज का। जी, टाइम जी, आज भी शायद मेंटल, शायद ख़त्म हो जाए। जी जी। जी जी, मेंटल एज का पूछ रही थी कि वो हम मेजर कैसे करते हैं, जैसे फॉर्मूला तो हमें पता है ना, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल मल्टीप्लाई 100, अच्छा तो वो कह रही थी कि मेंटल एज को मेजर कैसे किया जाता है या अच्छा, मैयर ये कैसे किया जाता है ये ना। ये क्वेश्चन इस तरह है कि मुझसे आप लोगों से पहले तकरीबन 4-5 मरतबा पूछा गया है, लेकिन जी सर, इसी क्वेश्चन के पीछे मैं लगा हुआ भी हूँ कि इसको कैसे मैं मतलब एक्सेस मैं करूँ। बताती